हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। 2024 से 25 का सफ़र बहुत अच्छा तो नहीं रहा। बहुत सारी चीज़ें जो 2024 में समाप्त हो जानी चाहिए थी उसको हम लोग कैरी ऑन करके 2025 में इन कर गए हैं। वो सारा बोझ, वो सारी तकलीफ़ें और वो सारी परेशानियां जो 2024 में समाप्त हो जाना चाहिए था, आसान था, हम उसके साथ इन किए हैं 2025 में। ये बात ध्यान रखिएगा। और ये बहुत आसान नहीं है इसको बोलना या डाइजेस्ट करना, ये बहुत तकलीफदेह है, क्योंकि आज भी बच्चे सड़क पे हैं। 2024 में भी सड़क पे थे और आज भी सड़क पे हैं। सिचुएशन वही है और आज भी सिचुएशन वही है। तो जो चीज़ें 2024 में ठीक हो गया होता वो नहीं हुआ और हम लोग उसी परेशानी के साथ 2025 में आ गए। अब 1 तारीख को हैप्पी न्यू ईयर कहने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि आपको खुश किया जा सके, और बोल के तो खुश हो नहीं सकते हैं। रहा सवाल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का, तो पिछले साल हम लोग साथ में थे, लेकिन जिस तरह से बच्चों पे लाठियां चली है, बच्चे मार खाए हैं, हॉस्पिटल गए हैं, उसी तरह से टीचर्स पे भी FIR की लाठियां चली है, नोटिस आया है और बहुत अलग अलग तरीके से उनको रोकने की कोशिश की गई है। ये सारी चीजें आपको पता है और इसमें एक हम भी आपके साथ थे, तो हम भी हैं। तो इसी के साथ हमारी एंट्री होती है किसमें, 2025 में, जहां पे एज यूजुअल यही गांधी मैदान का गांधी मूर्ति है, जहां बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम लोग नोटिस पे नोटिस या FIR के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ये 2024-25 का सफर है से एंट्री जो हमने किया है। अब सवाल ये उठता है, कभी कभी मन में ये लगता है कि क्या किया जाए। अब क्या अगर ये चीज सिलसिला चल ही रहा है तो क्या डिप्रेस हो जाए, क्या परेशान हो जाए, और क्या हम वो गलती करें जो गलती कहीं ना कहीं सोनू को नहीं करना चाहिए था। देखिए, मैंने 2 बातें बहुत ही खुल के कहा है, और एक बार नहीं कई बार कहा है। यदि आप में से कोई भी मुझे थोड़ा भी फॉलो करता होगा तो हर एग्जाम के पहले हम कुछ बातें कहते हैं, जिसमें एक ये होता है कि 5 क्वेश्चन आप दान में दे दीजिए आयोग को। सही गलत नहीं, आपके 5 सही क्वेश्चंस आपको दान में देने हैं। तो जो कट ऑफ आपको क्रॉस करना है उससे कम 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा रखो, अभी आने वाले एग्जामिनेशन में भी, और जो एग्जाम आपने दिया वो तो दे ही दिया, जो हो गया। आगे जब भी एग्जाम देंगे, किसी भी आयोग, कोई भी आयोग या किसी भी एजेंसी ने एग्जाम लिया हो, 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मान के चलना इधर उधर हो सकता है। तो 5 क्वेश्चन दान में देना है। और एक और है, आपको अगर ये लगता है कि एग्जामिनेशन आप देते हैं और आपको सिर्फ कट ऑफ का चिंता होना चाहिए, तो नहीं। कट ऑफ तो एक है ही है जहां हमें क्रॉस करना है, लेकिन इस एग्जामिनेशन को क्रॉस करने के लिए, पूरी तरह से पास करने के लिए, कट ऑफ के साथ साथ करप्शन को भी फेस करना है। हम आए दिन कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, तो हमें मेंटली स्ट्रांग होना होगा कि हम जिस भी एग्जामिनेशन, किसी की भी बात कर रहे हैं, जिस भी एग्जामिनेशन की बात करें, कट ऑफ के साथ साथ करप्शन को भी फेस करना है सक्सेस लेने के लिए। और ये चीजें खुलेआम जो चीजें चल रही है हमारे सामने, वो हमको पता है। और कई बार इसके कारण पेपर कैंसिल हुआ, ये सब हो। जब इतने लेवल पे पेपर कैंसिल हो रहा है अलग अलग स्टेट में, अलग अलग PCS में, अलग अलग एग्जामिनेशन के अंदर, तो कहीं ना कहीं करप्शन तो है। तो कट ऑफ ही नहीं, प्लस करप्शन के साथ भी हमें फेस करना है। अब जो भी ये चीज पहले से तैयार रहेगा उसका वो सोनू वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि ये भी एक और बात मैं हमेशा कहता हूं, ये जस्ट एक एग्जाम है, ये एक एग्जाम है। और ये एग्जाम यदि UPSC का भी है या किसी भी PCS का है, आप IAS बनना चाहते हैं या आप SDM बनना चाहते हैं या आप कुछ भी बनना चाहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये IAS, IPS, SDM आपके लाइफ से ज्यादा बड़ा नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। आपके जीवन से बड़ा नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता है।
इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो परिस्थितियां विकट है, परिस्थितियां विपरीत है, उसमें हमको संतुलित और संयमित होकर खुद को मजबूत रख के जाना होगा। क्योंकि एक सोनू के बारे में हमने सुना, एक और हमने उसी मूवमेंट के दौरान सुना कि एक और बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। वो भी नहीं होना चाहिए था अगर वो सही न्यूज़ है तो, क्योंकि हमें इतना कमज़ोर नहीं होना कि एक एग्ज़ाम हमारे ऊपर आके हावी हो जाए। अब रहा सवाल कि आगे हम क्या करेंगे। तो जो चीज़ें चल रही है वो तो चलती रहेगी, अपने अपने हिसाब से अलग अलग लोग लीड कर रहे हैं और जो है वो हो रहा है। बट हमें 2025 में हम जितनी लड़ाई लड़ रहे हैं 2025 में लड़े हैं ना, वो सब किसके लिए लड़ा गया है? वो सब लड़ा गया है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए, एग्जाम को फेयर करने के लिए। इसमें एक चीज निकल के आता है और उसको कहते हैं सक्सेस। सारी लड़ाइयां सक्सेस होने के लिए लड़ी गई है और जो सफलता है वो इतनी आसानी से नहीं आता। अगर ये लगता होगा कि हम एग्जामिनेशन से फेयर हो जाएगा और हम सक्सेस हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है, सीटों की संख्या कम हो रहा है, स्टूडेंट का संख्या बढ़ रहा है, ऊपर से 5 क्वेश्चन दान में देना और कट ऑफ के साथ करप्शन को झेलना। तो ये सारी स्थिति जब सामने आता है तो डिप्रेशन होता है, परेशानी होती है, लोग टूटते हैं, गलत कदम भी उठा लेते हैं। बट हमें ये नहीं करना, हमें ये पहले से पता होना चाहिए कि यदि हम इस फील्ड में आए हैं तो हमें बहुत कुछ झेलना है और वो झेलना ही पड़ेगा, बिना झेले हम नहीं कर सकते। तो 2025 के लिए जो हमारा टारगेट होगा, मिशन सक्सेस का जो टारगेट होगा, उस टारगेट में कुछ चीजें हैं जिसको हमें अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना है और वो करना ही पड़ेगा। हम ये सोचेंगे कि हम बिना उसको किए कर लेंगे तो ये मुश्किल है। उसमें सबसे पहला कि सेल्फ कंट्रोल ये होना ही चाहिए। यानी हमारे सोच में, हमारे एक्ट में या किसी भी चीजों का हमारे ऊपर कितना इंपैक्ट होता है, इस पे हमारा कंट्रोल एक हद तक होना चाहिए। कई बार हमने देखा कि बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म आता है, नहीं झेल पाते हैं, एग्जाम छोड़ देते हैं, या अलग अलग तरह की चीजें होती है। ये नहीं करना है, ये हमारा सेल्फ है, यानी ये हम हैं और इस पे दूसरे का नियंत्रण नहीं होना है, हम नहीं होने देंगे। इस बात का भी ध्यान रखिए। और यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, कई बार सेल्फ कंट्रोल नहीं होने के कारण हमारा एग्जामिनेशन खराब हो जाता है। हमें पता है कि हम यहाँ पे हम कमजोर हैं, हम वहां पे मजबूत हैं, सामने वाला आया, कन्विंस कर दिया, कंफ्यूज हो गए क्योंकि हमें अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, हम उसी के डायरेक्शन में बहने लगे। कल कोई और आया फिर उधर चल दिए, परसों कोई और आया उधर चले गए, फिर जितनी क्रिटिसिज्म हो रही है उसका निगेटिव इंपैक्ट, जितनी तारीफ हो रही है उससे ओवर कॉन्फिडेंस का खतरा। ऐसे कई सारे खतरे आपके सामने आते हैं जिससे एग्जामिनेशन के पहले एक विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। और यह सिर्फ नकारात्मक चीजों से नहीं, सकारात्मक चीजों से भी होता है। इसलिए सेल्फ कंट्रोल कंपलसरी है, इसको पहचान के करना पड़ेगा। दूसरा, डिसिप्लिन। तो सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन में जब आप जाओगे तो बहुत जगह सिमिलरिटी दिखेंगी, बट इतना सिमिलर नहीं है। दोनों के एरिया अलग हैं, दोनों का सब्जेक्ट अलग है, कुछ जगह दोनों मैच तो करेगा ही करेगा, क्योंकि डिसिप्लिन तो मस्ट है। अब डिसिप्लिन किस चीज का? आपने जब खुद को बैलेंस करना सीख लिया तब एक डिसिप्लिन आता है टाइम का, स्टडी का, रूटीन का, आपके डेली के एक्टिविटीज का। उसके अंदर एक डिसिप्लिन होना जरूरी है कि आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, और जो आपने टारगेट या रूटीन तय किया उसको हम मेंटेन करेंगे। अपने बॉडी को कैसे हमें एनर्जेटिक रखना है, स्वस्थ रखना है, ये सारी चीजें डिसिप्लिन में आती है। तो हमें डिसिप्लिन भी रहना है, और वो कैसे रहेंगे? सेल्फ रहेंगे, कोई नहीं करवाएगा। आपको कौन समझाएगा कि आपको कितना डिसिप्लिन रहना है? आपको हम नहीं समझा सकते, इवन कोई नहीं समझा सकता। तो ये आपको खुद ही समझना होगा कि कितना डिसिप्लिन तरीके से हम, क्योंकि जब तक आप डिसिप्लिन वे में नहीं काम करेंगे सब कुछ तो बिखर जाएगा। हमने कई बार आपको करंट अफेयर्स पढ़ने का एक स्ट्रैटेजी बताया था, और जो स्ट्रैटेजी को फॉलो किया वो निकल गया, लेकिन वो स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन पे आधारित है। आप प्रॉपर चार्ट नहीं बनाएंगे, आप प्रॉपर हेडिंग नहीं लिखेंगे, आप उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे रिवाइज नहीं करेंगे तो काम नहीं करेगा। तो एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन मेंटेन करना। और एक और चीज,
ये डिसिप्लिन भी जो है ना, ये बुद्धा वाला होना चाहिए, ठीक है। महात्मा बुद्ध का क्या मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग, महात्मा बुद्ध का मिडिल पाथ। इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं, इसमें मत चले जाइएगा कि उसका टूटना तय है। आराम से, मतलब जितना कंफर्टेबल हो ना, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप पे प्रेशर डालो। बहुत ज्यादा नहीं कि सुबह 4 बजे ही उठना है, रात के 3 बजे तक ही पढ़ना है। आप जितने समय में कंफर्टेबल फील करते हो, आप 10 बजे उठने में कंफर्टेबल फील करते हो, उठो। आप सुबह पढ़ना है, आप सुबह पढ़िए। आप देर रात पढ़ना चाहते हैं, आप देर रात पढ़िए। तो उस हिसाब से थोड़ा सा इसको मेंटेन कीजिए। इसके बाद यहां पे है थिंकिंग प्रोसेस। देखो सारा खेल इसी का है। आपने सेल्फ कंट्रोल कर लिया, इससे भी ये रिलेटेड है, आपके डिसिप्लिन से भी ये रिलेटेड है, और इसके साथ साथ आप कैसे एग्जामिनेशन को लेके अप्रोच करेंगे, इससे भी रिलेटेड है। और ये थिंकिंग प्रोसेस ही जो है, यही आपको फोकस्ड भी रखता है, और यही आपको वर्क हार्ड भी करवाएगा। अचीवमेंट्स को छोड़ दिए, ये एक रिजल्ट है। ये सारी चीजों को करेंगे ना, तो ये एक रिजल्ट है आपका। लेकिन जो थिंकिंग प्रोसेस है हमारा, वो थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है और लोगों से। इन्फ्लुएंस से हमें बचना है, बचना नहीं है, पूरी तरह से नहीं बचना है, इन्फ्लुएंस होना ही है। जैसे आप हमारी बातों से भी होंगे, और होना भी चाहिए। ऐसे कुछ ऐसे लोग हों आपके सामने जिस पे आप ट्रस्ट करते हो कि नहीं, ये आदमी बताएगा तो एक तो इसके पास डेप्थ भी है, और ये सही तरीके से चीजों को समझा भी सकता है। ऐसे लोग होने चाहिए, उनसे इन्फ्लुएंस होना है, लेकिन एक हद तक। उसके लिए आपको अपने थिंकिंग प्रोसेस को मजबूत करना होगा। थिंकिंग प्रोसेस के अंदर होता क्या है, जब आप किसी भी एग्जामिनेशन या किसी भी चीज की तैयारी करते, किसी भी जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है, उसको थिंकिंग प्रोसेस इसलिए कहते हैं। इसको आप कहां यूज कर सकते हो, यूपीएससी के इंटरव्यू में। आप हॉबी लिखते हैं ना, कोई क्रिकेट लिखता है, कोई प्लेइंग मतलब म्यूजिक लिखता है, कोई कुछ भी, तो आप यहां पे थिंकिंग प्रोसेस को भी लिख सकते हैं। इसको कहते हैं चिंतन मनन करना, रिटेंशन। चिंतन मनन करना, चिंतन मनन करना एक ऐसा तरीका है जिससे ना केवल अपनी तैयारी को आप बहुत मजबूत बना सकते हैं, बल्कि वो इफेक्टिव भी होगा, और बहुत कम समय में आप उसको अचीव कर लेंगे। थिंकिंग का मतलब ओवर थिंकिंग से कभी नहीं। थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि अब किताब छोड़ के सोच रहे हैं, ये पढ़ लेते, वो पढ़ लेते, ऐसा होता हुआ नहीं, ये थिंकिंग प्रोसेस नहीं है। थिंकिंग प्रोसेस का मतलब कि आप सोचने का सोचकर सोच रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि रैंडमली हम कहीं खो गए और सोच रहे हैं तो वो थिंकिंग हो गया, नहीं। थिंकिंग का मतलब आप जानबूझकर सोच रहे हैं, आप जानबूझकर विचार कर रहे हैं, आप जानबूझकर मनन कर रहे हैं किसी चीजों पे। कैसे? जैसे अब आपको लगता है कि हम एग्जामिनेशन, हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो 2 घंटे होते हैं उसमें हमारा परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। एग्जाम हॉल के अंदर जो 3 घंटे होते हैं उसके अंदर हमारा परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर हमारे ऊपर प्रभावी होता है। वो बड़ा ही नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। सारा पढ़ा हुआ याद नहीं होता, प्रेशर में हम परफॉर्म नहीं कर पाते। ये क्या हो गया? ये आपने थिंकिंग प्रोसेसेस को निकाला। अब आपको सोचना होगा कि ऐसा क्या क्या है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, मतलब आप क्या सोचोगे कि ऐसा क्या क्या है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। अब ये जो क्या क्या है, ये आप कैसे सोच रहे हैं, इसके लिए ये सकारात्मक तरीके से बैठ के प्लान करके सोच रहे हैं। ये जब सोचेंगे तो आपके अंदर की कमी आपको पता चलेगी, ये कोई और नहीं बता सकता। उसी तरह से कोई सब्जेक्ट हो सकता है कि बायो ना समझ नहीं आता। अब बायो समझ नहीं आता मान लो, तो बायो में ऐसा कौन सा सेक्शन है जो समझ में नहीं आता और कौन सा सेक्शन समझ में आता है, ये भी आप जब तक सोचोगे नहीं बैठ के तब तक नहीं होगा। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं कि हम अचानक से किसी भी मतलब कोई अगर निगेटिव बोल दिया तो हम परेशान हो जाते हैं। तो सोचिए क्यों होते हैं, आखिर हमारा वो कमजोर पक्ष क्या है जिसके कारण होते हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं
जिससे धीरे धीरे करके आप अपने आप को इंप्रूव कर लेंगे। वो चैप्टर वाइज इंप्रूव करोगे, सब्जेक्ट वाइज इंप्रूव करोगे, प्लान बी के अंदर एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं। यानी ओवरऑल जब आप सेल्फ कंट्रोल्ड होंगे तो आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी एक सेल्फ कंट्रोल्ड वे में सोचना शुरू करेगा। उसको ओवर थिंकिंग नहीं कहते हैं, उसको प्लान्ड थिंकिंग कहते हैं। और ये खास करके यदि आप पीसीएस की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये थिंकिंग प्रोसेस मस्ट है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप 1 मिनट के लिए डिसिप्लिन को छोड़ सकते हैं, लेकिन ये नहीं छोड़ सकते और ये नहीं छोड़ सकते। यानी सेल्फ कंट्रोल एंड थिंकिंग प्रोसेस मस्ट है। ये अपने आप आ जाएगा, बिना सोचे आ जाएगा। सिर्फ आप ये 2 सोच लोगे ना तभी आ जाएगा। अब देखिए यहां पे वर्क हार्ड, ये आपका एक्ट है, ये एक्ट है। और याद रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो पढ़ते हो ना, यानी किसी भी एग्जामिनेशन को निकालने के लिए आपके पढ़ाई का 30% रोल होता है और 70% आपकी जो अदर एक्टिविटीज होती है उसका रोल होता है, लाइक सेल्फ कंट्रोल, थिंकिंग प्रोसेस। इसके अलावा कितने फोकस हैं, कितने डिसिप्लिन हैं, किसी चीज को कैसे लेते हैं, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर 2 घंटे 3 घंटे में क्या करते हैं, इन सब का रोल आपके एग्जामिनेशन को निकालने के लिए में ज्यादा कारगर है। तो 30% ये है। वर्क हार्ड किस पे करना है, इसके भी अलग अलग डायमेंशन है, तो इतना दिमाग नहीं लगाना। वर्क हार्ड का सिंपल सा मतलब है कि हमने जो प्रॉपर सेल्फ कंट्रोल्ड होके, हमने जो थिंकिंग प्रोसेस से अपने अंदर की कमियों को निकाला, जो सब्जेक्ट है हमारा, जो सिलेबस है हमारा, उसको डिसिप्लिन वे में होके हमें एक कठिन परिश्रम करना है। याद रखिएगा कि जिस एग्जाम को आपने चूज किया है, जिस एग्जाम को आपने चूज किया है, ये आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। आज उसी के कारण आप सड़क पे हो ना। तो ये स्थिति है, ये एग्जाम इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि स्टार्टिंग में तो बड़ा बढ़िया लगता है, शुरुआत में लग रहा है ना। शुरुआत में क्या लगता है पता है, मान लीजिए एग्जामिनेशन का ये शुरुआत में क्या लगता है, अरे हम सीधे ऊपर ऊपर जा रहे हैं, ऊपर ऊपर जा रहे हैं। और ये कब तक होगा, ये मान लो 20% 30% तक ऐसा होगा। उसके बाद परेशानी शुरू होगी और लास्ट में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे हिम्मत हार के फिर से 0 पे चले जाते हैं। तो स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा लगता है, शुरुआत में फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, सिंपल है, आसान है, किए जा रहे हैं, लेकिन और उस समय कॉन्फिडेंस लबालब होता है। लेकिन जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डिफिकल्टी लेवल जब बढ़ जाता है, तो फिर कई बच्चे टूट जाते हैं। अब उनको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाओ ना तो बड़ा मन लगेगा, लेकिन आर्ट एंड कल्चर में घुसाओ तो दिमाग खराब हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का सेक्शन दे दीजिए तो पागल ही हो जाएंगे। मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है कि जब भी कभी इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्टिंग में पढ़ा दिए तो बच्चों का दिमाग काम ही नहीं करता है, फिर लगता है अरे बाप रे इतना मुश्किल है यूपीएससी। तो ऐसी कई परिस्थितियां आपके सामने आएंगी। तो इसका एक ही उपाय है और वो है वर्क हार्ड। यानी आपको पहले ही से सोच के रखना है कि हमें बहुत मेहनत लगने वाला है। किस पे लगने वाला है, आपको पढ़ने पर भी। देखिए आप जब स्टडी करेंगे ना वहां भी, आप जब आंसर राइटिंग करोगे ना यहां पर भी, आप जब रिवीजन करेंगे, यानी ऐसा कोई स्टेज नहीं होगा जहां पे आप स्ट्रगल फेस नहीं करेंगे। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये तकलीफ बढ़ती जाएगी, ये तकलीफ बढ़ती जाएगी। और ये तकलीफ कहां तक बढ़ेगा, आपका ये तकलीफ है ना वो 70 to 80% सिलेबस को अचीव करने में आपको ये तकलीफ होगा। और ये तकलीफ एक बात और क्लियर कर दें, ये तकलीफ और भी होगा जब आप किसी भी सब्जेक्ट को 90% तक जब आप उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे, उस समय भी आप एक तकलीफ झेलेंगे। लेकिन ये तकलीफ कब तक होगा, ये तकलीफ होगा या तो ओवरऑल 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट करने तक, उसके बाद चीजें स्मूथ हो जाएगी। आंसर राइटिंग में तकलीफ कब तक होगा, 10 से 15 आंसर को सही लिखने में। सही लिखना नहीं, लिखना अलग चीज है, वो तो लिख दिए। सही लिखने 10 से 15 क्वेश्चन सही लिख दोगे,
फिर लिखना ही नहीं है, फिर टेंशन ही खत्म, फिर एग्जामिनेशन हॉल में लिखिए। रिवीजन 2 बार 3 बार 4 बार, एक सही रिवीजन प्रोसेस को अगर आपने पकड़ लिया, सही तरीके से रिवीजन कैसे करते उसको सीख लिया, उसमें जितना समय लग जाए उसके बाद आपको समस्या नहीं होगी। शुरुआत में बहुत दिक्कत होगा, किसी एक सब्जेक्ट को पूरा करने में दिक्कत होगा, 1 से 2 सब्जेक्ट को आपने अगर पूरा कर लिया तो फिर चीजें आसान हो जाएगी। लेकिन उसके पहले आप एक्यूट पेन से गुजरेंगे और अति तकलीफ से गुजरेंगे, यह आसान नहीं है। जो भी नए बच्चे हैं उनको लगता है कर लेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन जब आप आगे जाएंगे तब फंसेंगे, और इसकी जानकारी आपको पहले होनी चाहिए, क्योंकि आपने जिस चीज को चूज किया है यहां पे फंसने का खतरा है और इससे आप बच नहीं सकते। ठीक है, अब सवाल है, कि इसके बाद आपको फोकस रहना है। देखिए, फोकस का कई लोग गलत मीनिंग निकाल लेते हैं। फोकस का मतलब ये बिल्कुल ही नहीं होता कि आपको सिर्फ पढ़ना पढ़ना और पढ़ना है। अगर छठ का फेस्टिवल है, जिसके जो भी फेस्टिवल, दुर्गा पूजा है, दीपावली है, ईद है, बकरी ईद है, जो भी फेस्टिवल है, क्रिसमस अभी था, न्यू ईयर है, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं मनाएं उसको। किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है, तो फोकस्ड होने का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप कुछ करो ही मत। फोकस्ड होने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि यदि न्यू ईयर 1 जैन को है तो आप 1 जनवरी को खुल के पार्टी करें, खुल के एंजॉय करें। लेकिन जब 2 जनवरी को आप किताब पकड़ो तो फिर आपको याद नहीं होना चाहिए कि आपने 1 जनवरी को क्या किया। आप किसी की शादी में जाओ, पार्टी में जाओ, खूब धूम धड़ाका उड़ाओ, मचाओ, खूब एंजॉय करो, लेकिन जब लौट के किताब पकड़ो तो फिर याद नहीं होना चाहिए कि आप किसी पार्टी में कभी गए थे। आपको याद नहीं होना चाहिए वहां आपने क्या खाया था, किसके साथ क्या गप्पे लड़ाया था। दैट इज फोकस। इसी को फोकस कहा जाता है। जो भी बच्चे डेडिकेटेड होते हैं, फोकस्ड होते हैं, वो सब करते हैं। वो मूवी भी देखेंगे, वो गाना भी सुनेंगे, वो हर एंटरटेनमेंट की बात करेंगे, वो खुद को रिलैक्स रखते हैं, लेकिन फोकस्ड होते हैं कि वहां से जब आएंगे और हाथ में पकड़ लेंगे किताब तो फिर वही, और उनका किताब क्या किया वो नहीं पता। फिर डेट तय है कि हमको 25 तारीख को क्रिसमस मनाना है, तो अब हम पढ़ेंगे, अभी 25 को क्रिसमस मना लेंगे, बढ़िया से मनाएंगे। फिर पता चला कि अच्छा 15 तारीख को मेरे दोस्त के यहाँ शादी है, तो हम दोस्त की शादी में जाएंगे 15 को, खूब एंजॉय करेंगे, लौट के आएंगे तो फिर पढ़ेंगे। तो फोकस्ड होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें सारी एक्टिविटी को रोक देना है। फोकस्ड होने का मतलब एक ही है कि हम सारी एक्टिविटीज को करेंगे, लेकिन जब वो कर रहे होंगे तो उसको करने के बाद जब किताब पकड़ेंगे तो फिर हम भूलेंगे नहीं। फोकस्ड होने का एक और मतलब है कि यदि 1 जनवरी को हम पार्टी मना रहे हैं, एक मिनट, यदि 1 जनवरी को हम पार्टी मना रहे हैं तो ऐसा ना हो कि अब भूल ही जाएं और पता चले कि 5 जनवरी कर दें। नहीं, अगर इस पार्टी को मनाने में हमें 1 दिन या हमें 20 घंटे चाहिए लगेगा तो हम 20 घंटे ही देंगे, 21वां घंटा नहीं देंगे, हम 1 दिन ही देंगे। मान लो किसी के दोस्त की बहन की शादी है, अब बहन की शादी है तो दोस्त का बहन ही होती है, अब वहां पे उसको 2 दिन चाहिए पूरा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे 2 दिन नहीं देंगे, हम वहां पे 2 दिन देंगे, लेकिन 2 ही दिन देंगे। अब ऐसा ना हो कि हम 4 दिन दे दें। तो फोकस होने का मतलब, क्योंकि हमें ये याद हमेशा होना चाहिए कि यहां से निकलने के बाद हमें पढ़ना है। वो कोई भी काम आप करो, पार्टी भी कर रहे हो, खुल के कीजिए, फिर आपको ध्यान होना चाहिए कि हमको यहां से जाएंगे तो हमको पढ़ाई करना है, और जम के पार्टी कीजिए, टाइम के बाद निकल जाइए। तो इसको क्या कहते हैं, ये डिसिप्लिन है, ये आप डिसिप्लिन है, फोकस इसी को कहा जाता है। और ये सारी चीजें कर लेंगे तो पढ़ाई का, देखो अभी भी ध्यान से सुन लो, ये सारी चीजें मायने रखती है। पढ़ाई का हिस्सा मैंने फिर से बताया कि आपके स्टडी का जो हिस्सा है, आपके सक्सेस में 30% का रोल प्ले करता है, बाकी 70% अदर एक्टिविटीज। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, किसी को ग्रुप डी के हो, ग्रुप डी का हो या यूपीएससी हो, फर्क नहीं पड़ता, 30%। अब इसके बाद जो सिलेबस है, लिखो, पढ़ो, किताबें पढ़ो, कितना पढ़ना है, और जो एक्चुअली जिनको पढ़ने आता है उनको पता है कितना पढ़ना है। तो बहुत पढ़ना होता है ऐसा नहीं है, उस पढ़ाई को रिटेन कैसे करें,
उस पढ़ाई को लंबे समय तक कैसे रखें, उस जो पढ़ा है उसमें गलती कैसे ना हो, एग्जामिनेशन हॉल में उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, उसको आंसर राइटिंग पे कैसे उतारें, अच्छे से एस्से कैसे लिखें, वो कला हमको कैसे आएगी, इन सारी चीजों में हम, और ये प्रोसेस लंबा होता है, एक एक साल का होता है, तो उस एक साल में हम कैसे फोकस्ड रहें, कैसे डिसिप्लिन वे में रहें, कुछ ऐसा काम ना करें जिससे पढ़ाई पे निगेटिव इंपैक्ट हो, तो वो सारी चीजें हम यहाँ सीखते हैं। जो सीख लेता है अचीवमेंट आसान हो जाता है, नहीं सीखता है तो हमारी तरफ पढ़ाता है, कहीं ना कहीं गलतियां हुई है तभी तो यहाँ पे है ना, अदरवाइज नहीं तो हम भी कहीं पे कुछ कर रहे होते। और तो इस तरह से आपको नहीं करना है, तो आपको अपने इसी तरीके से आप खुद को सहेज पाएंगे और फाइनल सफलता की तरफ लेके जाएंगे। एक चीज ध्यान रखना, अक्सर बच्चे चलते तो साथ में हैं, लेकिन बहुत सारे छूट जाते हैं पीछे, कुछ ही आगे निकल पाते हैं। कारण यही है कि ये सारे रास्ते वो तय नहीं कर पाते हैं, और जब बाद में बाहर निकलोगे ना, जब एक एज हो जाएगा, वो क्वालिफाई कर जाएंगे या आपका ओवर एज हो जाएगा, तब आप जब उनसे नॉलेज वाइज कंपेयर करेंगे, आप ध्यान दीजिए, आपके साथ ही आपके दोस्त भी चल रहे हैं, पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, एक साथ तैयारी कर रहे हैं, हर लेवल भी एक है, लेकिन कुछ बच्चे निकल जाएंगे, आपके दोस्तों में से कुछ निकल जाएगा और आप छूट जाएंगे। बाद में जब एग्जाम क्वालिफाई होगा तो पता चलेगा नॉलेज तो आप ही के पास ज्यादा था, पास वो हो गए, क्योंकि पढ़ाई एग्जामिनेशन के लिए नॉलेज का हिस्सा 30% था और आपने उसी को 100% समझ लिया। अदर जो ये एक्टिविटीज है लाइक सेल्फ कंट्रोल, फोकस्ड थिंकिंग प्रोसेस और डिसिप्लिन, उसके बाद हार्ड वर्क, ये आपने देखा ही नहीं, आपने टाइम मैनेजमेंट करना नहीं सीखा, अदर एक्टिविटीज पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ध्यान दिया, निकल गए। आप अब चिल्लाते रहिए कि हम तो बहुत तेज थे, हमारा हुआ नहीं, उसका कैसे हो गया। उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी। 2025 को हिट करना है और अचीवमेंट हमारा जो भी हो, ये ध्यान रखना, 2025 को हम किसी तरीके से मिस नहीं करेंगे, एक शानदार साल हम बनाने वाले हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।